नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और रिपोर्टर लाइव में सबसे पहले आज बात करेंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ईडी के सामने पेशी हुई है और इसके अलावा बात करेंगे वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का याचिका को लेकर क्या कुछ हुआ है, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे और हमारे जो सहयोगी हैं वो विस्तार से इसको लेकर जानकारी देंगे और साथ ही साथ रिपोर्टर लाइव में जो तमाम रिपोर्टर हैं वो अपनी अपनी खबरों पर विस्तार से जानकारी देते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सीएम हेमंत सोरेन से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को ईडी के सामने पेश हुए और इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी के आरोप निराधार हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी राकेश कुमार। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज कहीं न कहीं समन करके बुलाया है और अब पूछताछ जारी है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को ईडी की टीम ने बुलाई है, उसके बाद से जो कुछ राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली है और जांच एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही थी उसकी भी हलचल देखने को मिली है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो कुछ माहौल था राज्य में उसमें अवैध रूप से खनन की बात की गई थी और 1000 करोड़ रुपए से अधिक का कहीं न कहीं अवैध खनन की बात आई थी। और ऐसे में अब जाकर ये चर्चा हो रही है कि आखिर मुख्यमंत्री का जब नाम आया तो दूसरी बार समन करना पड़ा और उसके बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की टीम ने अपने दफ्तर में बुलाया है और अभी पूछताछ करके कोशिश कर रही है कि उस बारे में जानकारी ले कि आखिर किस तरीके से इतनी बड़ी राशि का अवैध रूप से खनन किया गया। अब जाकर राजनीति की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीति भी तेज है, खास करके जब तरीके से सरकार चला रही थी, यूपीए सरकार राज्य में काम कर रही है और ऐसे में हेमंत सोरेन की मंशा थी कि किसी भी स्थिति में एक अलग तरह का माहौल भी खड़ा किया जाए और जेएमएम के कार्यकर्ता राज्य में आज घूमकर किसी भी स्थिति में चाह रहे थे कि राज्य में अपने दबाव बनाएं और कोशिश करें कि कहीं ना कहीं इन सारी स्थितियों के बीच से अब आगे की कार्रवाई जब हो तब आंदोलन का भी रुख किया जाए। लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि ईडी की तीन अधिकारी आज दफ्तर में दिल्ली से पहुंचे हैं और उनकी तरफ से पूछताछ की जा रही है और साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जिन लोगों के नाम आए थे खास करके ईडी के जांच में, उन लोगों से भी पूछताछ होगी और आने वाले समय में ईडी तमाम चीज़ों की खुलासा कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि राज्य में राजनीतिक हालात की जब हम चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक हालात जिस तरीके से हैं उसमें सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस बात की चर्चा है कि क्या सचमुच हेमंत सोरेन लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे या फिर कहीं न कहीं उनको अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन किसके नाम पे चर्चा होगी ये भी अभी असमंजस की स्थिति में है। लेकिन राज्य में जो हालात हैं, जिस तरीके से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, साथ साथ जिस तरीके से राजनीति हो रही है, उस पर तमाम लोगों की निगाहें बनी हुई हैं और हो सकता है कि मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद से, पूछताछ के बाद से ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। तब जाकर ईडी की कार्रवाई के बारे में जानकारी मिल पाएगी कि आखिर इस अवैध खनन को लेकर क्या कुछ ईडी का रुख होता है और कौन कौन इसमें दोषी पाए जा सकते हैं। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। वाशिम जिले में मंगलवार को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत आयोजित एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सावरकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रतीक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर की अंग्रेजों की मदद करने की इसमें बात दोहराई। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सावरकर की अंग्रेजों की मदद की है तो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की चुनौती भी दे दी है। वहीं महाराष्ट्र इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को टिप्पणी से जो है पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि उद्धव ने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दामोदर की जो बात कही है तो उसमें साफ उन्होंने कहा है कि इसकी हम इज्जत करते हैं और उनको जो स्वीकार करते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की तो उस टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने साफ साफ यही कहा है कि हम दामोदर सावरकर की जो इज्जत है उसे करते हैं। वहीं साथ ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी इसमें बात कही थी कि भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसे रोकने को जो है बात कही है। वहीं महाराष्ट्र से शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने साफ साफ यही कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने टिप्पणी किया तो उसको जो है वो स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि हम जो है सावरकर की इज्जत करते हैं। साथ ही उन्होंने जो है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री बनने के भी जो बात यहाँ पर कही गई कि प्रधानमंत्री को जो है दावेदारी को जो ठोकने की जो बात यहाँ कही जा रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री बनने की बात भी राहुल गांधी की कही जा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ यही के इनकार किया है कि मैं 2024 का चुनाव है वो आम जनता के सामने रखा जाएगा और उसमें यही देखा जाएगा जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस जो है अभी तक पूरी तरीके से सक्षम पाई जा रही है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा और साथ ही उन्होंने 2024 का जो चुनाव है उसको आम जनता के ऊपर छोड़ा कि आम जनता कितनी जो है सक्सेस दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर नहीं करे। उनका कहना है कि आम आदमी
जो चुनावों में खड़े हैं आम आदमी को देखना होगा कि कांग्रेस जिस तरीके से भारत जोड़ो की यात्रा यहाँ पर कर रही है तो उसमें जो है कि कितने लोगों से जो है पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। वहीं उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है 2024 में, तो उनकी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, उनकी टक्कर जो है आम जनता से रहेगी, जिस तरीके से आम जनता वहाँ पर चुनाव जिताएगी। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले को पोषणीय बताया है और इसी आधार पर याचिका को खारिज किया गया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। ज्ञानवापी केस मामले में मुस्लिम पक्ष को वाराणसी जिला अदालत से एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है और इसके साथ ही हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा है कि ये मामला सुनवाई योग्य है और इस पर सुनवाई संभव है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर प्रकरण में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका इसे कह सकते हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में किरण सिंह की तरफ से दाखिल वाद को सुनवाई योग्य माना गया है। मामले में 15 अक्टूबर को ही अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें अदालत में पूरी हो गई थी, तभी से आदेश में पत्रावली लंबित थी। इस प्रकरण में वादिनी किरण सिंह की तरफ से मुस्लिमों को प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग में पूजा पाठ राग भोग की अनुमति मांगी गई थी। अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई योग्य इसे मान लिया है। इस पूरे मामले की सुनवाई अब 2 दिसंबर को होनी है। ऐसे में हिंदू पक्ष को ऐसा लग रहा है कि इस फैसला उनके ही पक्ष में आएगा। कैमरामैन निक्की के साथ मैं शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत के लिए नया हेड और वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। संध्या अब आपको बता दें कि अजीत मोहन की जगह लेंगी और इसी खबर पर आकांक्षा त्रिपाठी यानी कि मैंने ज्यादा जानकारी दी है। फेसबुक की पेरेंटल कंपनी मेटा इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ है। मेटा इंडिया ने एक नए इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को अब जगह कंपनी में दी है। दरअसल पुराने प्रेसिडेंट ने जब कंपनी को बाय बाय कह दिया, उसके बाद नई कंपनी में नई प्रेसिडेंट के तौर पर संध्या देवनाथन को जगह दी गई है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही मेटा इंडिया ने 10,000 लोगों को कंपनी से निकाला था और उसके बाद मार्क जुकरबर्ग ने इसको लेकर एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से कंपनी से लोगों को निकाला गया उसको लेकर वो बहुत दुखी हैं और लोगों से उन्होंने माफी भी मांगी थी। लेकिन कंपनी में जिस तरह की चीजें चल रही थी, उतार चढ़ाव कंपनी में चल रहा था और ऐसे में प्रॉफिट जो है ना, कंपनी को जो प्रॉफिट होता था पहले, उसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिली थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला फेसबुक की तरफ से किया गया था। मेटा ने 11,000 के आसपास एम्प्लॉइज को निकाला था और अब आपको बता दें कि फिलहाल जो अपडेट आई है कि फेसबुक की पेरेंटल कंपनी मेटा ने संध्या देवनाथन को इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। कंपनी ने जानकारी गुरुवार को दी है। कंपनी ने ये ऐलान मेटा इंडिया के कंट्री हेड अजीत मोहन द्वारा कंपनी छोड़ने के बाद किया है। उन्होंने फेसबुक के राइवल ब्रांड स्नैप को ज्वाइन किया है और इसके साथ ही व्हाट्सएप हेड अभिजीत बोस और मेटा इंडिया के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी राजीव अग्रवाल ने कंपनी को साथ में छोड़ा था। तो देखिए, फेसबुक का अब नया हेड, इंडिया का जो नया हेड है वो संध्या को बनाया गया है। ऐसे में ये फेसबुक के लिए एक नया बदलाव है। लगातार जिस तरीके से बदलाव हो रहे थे फेसबुक के कंपनी के अंदर लोगों के जरिए, और अब ये बड़ा बदलाव एक और देखने के लिए मिला है कि इंडिया के प्रेसिडेंट को बदलकर नया प्रेसिडेंट अब रखा गया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और उनके भतीजे और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच आशीर्वाद वाली मुलाकात का चर्चा का विषय बनी है। जिस तरीके से मुलाकात हुई उस पर चर्चाओं का माहौल गर्म रहा। इसी पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। पूरे लोकसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच में एक खबर, सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि शिवपाल सिंह के घर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिम्पल लोकसभा प्रत्याशी जो हैं वो उनकी बहू हैं, दोनों ही लोग उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे हैं। मुलाकात करने के बाद काफ़ी देर तक उनके साथ वार्तालाप हुआ है, जिसमें आदित्य जो शिवपाल सिंह के बेटे हैं वह भी, चारों लोग जो बैठे हुए हैं, उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि शिवपाल सिंह के आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हैं चाचा जी को मनाने के लिए और लोकसभा सीट पर जो की जीत दर्ज करानी है, इसलिए समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार एकजुट होकर ये लोकसभा सीट जीतने के लिए दमखम से तैयारी कर चुका है। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जो दूरियां और जो गलतफहमियां जो लोगों द्वारा फैलाई जा रही थी, भ्रमितियां फैलाई जा रही थी, उनको दूर करने के लिए आज वह शिवपाल सिंह के घर पहुंचे हैं। उनकी बहू डिम्पल यादव ने उनसे आशीर्वाद भी लिया है और लोकसभा जो उपचुनाव हो रहा है मैनपुरी से, उसमें जीत
दिलाने के लिए उन्होंने शिवपाल सिंह ने भी डिम्पल यादव को आशीर्वाद दे दिया है। इसी बीच में दोनों ही लोगों के बीच काफी देर वार्तालाप हुआ है, तो वहीं स्टार प्रचारक में भी शिवपाल सिंह यादव को शामिल किया गया है। अब देखना यह है कि शिवपाल सिंह के और भतीजे चाचा के मिलने के बाद समाजवादी पार्टी कितने बहुमतों से अधिक जीत दर्ज कराएगी। इंडिया वॉइस के लिए मैनपुरी से मुकेश कुमार। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है, तो सीएम योगी केंद्र और तमाम केंद्र के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो उपचुनाव में प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। जबकि बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के मंत्रियों तक को सौंप दी गई है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। इस उपचुनाव में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है, तो बीजेपी भी अपना खम ठोंकती नजर आ रही है। बीजेपी जहां इस सीट को आगामी लोकसभा चुनावों से जोड़कर देख रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपने कब्जे को लेकर मुतमईन नजर आती है। बीजेपी भी पीछे नहीं है। सीएम योगी सहित केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक उपचुनाव में प्रचार करते नजर आने वाले हैं, जबकि बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों तक को सौंपी गई है। बीजेपी नेता अब गली मोहल्लों में घर घर जाकर चुनाव प्रचार करते नजर आने वाले हैं। प्रदेश सरकार के मंत्रियों में अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरुण, प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह और संदीप सिंह को मैनपुरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी अब जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पर नजर आने वाला है। कुल मिलाकर देखें तो मैनपुरी में ठंड की आमद वहां के सियासी पारे को और ऊंचा ले जाने की तैयारी के साथ हो रही है। अब देखना यह है कि इसमें वादों और दावों में किसका जोर चलता है और मैनपुरी किसके खाते में जाती है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जनपदों के प्रवास कार्यक्रम में गुरुवार को हरिद्वार और उधम सिंह नगर के दौरे पर जाना है और ये तय हुआ है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रात्रि विश्राम उधम सिंह नगर के खटीमा में ही करेंगे। और इसी खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा। विकास कार्यों की समीक्षा हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं फील्ड में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार और उधम सिंह नगर का दौरा करेंगे। हरिद्वार में 48वीं सब जूनियर जो कबड्डी चैंपियनशिप है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अधिकारियों से भी इस दौरान बातचीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रहेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जनपद के दौरे पर रहेंगे। रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री का खटीमा में होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला अधिकारियों और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे बातचीत वहाँ पर करेंगे। क्षेत्र में जो विकास के काम हो रहे हैं उनकी समीक्षाएं वहां पर होगी। जनता की जो समस्याएं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनपदों का दौरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस रफ्तार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, उसे देखते कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि 2025 में जब राज्य ने स्वर्ण जयंती समारोह बनाने का लक्ष्य रखा है, रजत जयंती समारोह में उत्तराखंड राज्यों को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार करना है, तो ऐसे में जनता की जो समस्या है उन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर अधिकारी भी निस्तारण करे। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार जनपदों की समीक्षा बैठक की जा रही है ताकि विकास कामों का जनता को लाभ मिल सके। कैमरामैन नसुनिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड के राज्य के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा गुरुवार से 4 दिवसीय उधम सिंह नगर जनपद के दौरे पर हैं, जिसमें उन्होंने नादेई, सितारगंज, बाजपुर, किच्छा, डोईवाला में स्थित शुगर मिलों में पेराई सत्र की शुरुआत की जाएगी, ये बात कही है। और इसी पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा। सूबे के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा आज से 4 दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर जनपद में जा रहे हैं। उधम सिंह नगर जनपद में जो शुगर मिले हैं वहां पर पेराई सत्र की शुरुआत गन्ना मंत्री की तरफ से की जाएगी। विगत वर्षों की भांति इस बार ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से पेराई सत्र की शुरुआत काफ़ी पहले की जा रही है ताकि तय समय पर गन्ना किसानों को लाभ मिल सके।
उनका जो भुगतान है उस भुगतान का उनको दिया जा सके। साथ ही जो चीनी मिलों की जो बकाया राशि है उसका भी काम यहाँ पर किया जा सके। पैरा सत्र के दौरान ये कहा जा सकता है कि जो गन्ना मंत्री हैं वो किसानों से भी बातचीत करेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने को लेकर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया जाएगा। उधम सिंह नगर जनपद के बाद ये कह सकते हैं कि गन्ना मंत्री सौरभ बोगनाथ डोईवाला में आएंगे। 21 तारीख को डोईवाला जो शुगर मिल है वहाँ पर उसके पेराई सत्र की शुरुआत करेंगे। कोशिश यही है कि प्रदेश भर के जो गन्ना किसान हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके। गन्ने किसानों की जो उपज है उस उपज का गन्ना किसानों को पूरा लाभ मिल सके, उसकी शुरुआत यहाँ पर इस पेराई सत्र से यहाँ पर हो जाएगी। ये कह सकते हैं कि विगत वर्षों की भांति जो लेट लतीफी होती थी, देरी होती थी, वो इस बार देखने को नहीं मिलेगी। कैमरामैन नसरा साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। अयोध्या में कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज में भीषण सड़क हादसा हो गया और जहां पर कार सवार ने ओवरटेकिंग के दौरान टक्कर मार दी और इसी दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने युवक को पकड़ा। नशे की हालत में धुत था युवक और कार चला रहा था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिनव सिंह। यूपी के बुलंदशहर में आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की मदद से कच्ची शराब की गांव में बनाई जा रही घरों पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, जिसमें भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर के सियाना थाना क्षेत्र इलाके में मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग को सूचना मिली कि गांव में कच्ची शराब बनाकर बेची जा रही थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम को साथ लेकर आबकारी विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जहां से भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है। वहीं आबकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि शासन के आदेश के अनुसार जहां जहां कच्ची शराब या अवैध शराब बेची जा रही है वहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और सियाना क्षेत्र में भी छापेमार कार्रवाई की, जिसमें भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है और उसको नष्ट किया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की जा रही है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बांदा से बीते 13 नवंबर को एक 2.5 वर्षीय बच्ची खेलते खेलते रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और इसके बाद गुरुवार को कस्बे के एक तालाब में उसका शव पड़ा मिला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संदीप कुमार। हम मौजूद हैं अयोध्या में और अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र के साथ बीते 13 नवंबर को गायब हुए रहस्यमय तरीके से अयांश का आज शव बरामद हुआ है। यहाँ हम आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के तेंदुआरी थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवती नगर कस्बे का है, जहाँ के रहने वाले संतोष कुमार के पुत्र अयांश अचानक 13 नवंबर को घर के बाहर खेलते हुए गायब हो जाते हैं। उसके बाद लगातार परिजनों के द्वारा उसकी तलाश की जाती है। परिजनों के अलावा स्थानीय पुलिस और तमाम टीमें लगा करके उस बच्चे की तलाश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस बच्चे का कोई भी पता नहीं चलता है। लेकिन आज सुबह अचानक उस बच्चे का एक तालाब में शव बरामद हुआ है। जैसे ही बच्चे के परिजनों को पूरे मामले की जानकारी मिली तो तत्काल परिवार में मातम सा छा गया था। उसके बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकालते हुए पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस इस मामले को इस तरह से देख रही है कि उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की पहले जांच की जाएगी, जांच के बाद ही समझ में आ पाएगा कि ये हत्या है या बच्चा जो है पानी खेलते खेलते पानी। उत्तर प्रदेश के बांदा से 13 नवंबर को एक 2.5 साल के बच्चे के खेलते खेलते रहस्यमय तरीके से गायब होने की जानकारी मिली थी, जिस पर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। संभल में झोला छाप के इलाज के बाद एक युवक की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत की और जमकर हंगामा भी काटा। हंगामे के बाद नोडल ऑफिसर ने झोला छाप का क्लिनिक और मेडिकल स्टोर सील कर दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सिंह। पूरा मामला जनपद संभल के धनारी थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर झोला छाप की डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत हुई है, जिसमें परिवार वालों ने हंगामा किया और हंगामा करने के बाद में जो है डॉक्टर की टीम मौके पहुंची, नोडल अधिकारी पहुंचे और नोडल अधिकारी ने उसकी क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीका से लगातार जनपद संभल में अब तक 15 दिन के अंदर 5 मौतें हो चुकी हैं, झोला छाप की डॉक्टर की लापरवाही सरेआम दिखी जा सकती है। लेकिन यहाँ के जो डीएम मनीष बंसल है, उन्होंने एक टीम गठित की गई थी और टीम गठित करने में उन्होंने कहा था कि जनपद संभल के हर तहसील के अंदर एक
क्षेत्र अधिकारी सीओ के लिए और एसडीएम के लिए और एक नोडल अधिकारी गठित किए गए थे, लेकिन उनके खिलाफ जो झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई थी, अभी तक जो झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कोई भी किसी तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही है। और लगातार जिस तरीके से मौतों पर मौतें हो रही हैं, डॉक्टर का एक खेल किस तरह से देखा जा सकता है कि सबसे बड़ा मामला आता है कि स्वास्थ्य विभाग की संगठन में जितने तरह से झोला छाप डॉक्टर चल रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज, संभल। अयोध्या में थाना कैंट क्षेत्र के शादतगंज में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर कार सवार ने ओवरटेकिंग के दौरान एक युवक को टक्कर मार दी है, जिसमें वो घायल हो गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिनव। हम मौजूद हैं अयोध्या में और अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र के शादतगंज से एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शहर में ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला जोरों शोरों से चल रहा है और प्रशासन मूक बनी हुई है। आपको बता दें कि गत रात्रि 11 बजे दो कार सवार युवक ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परकच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। थाना कैंट की पुलिस ने कार सवार और कार को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। अयोध्या से अभिनव सिंह। मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर एसएसपी मुरादाबाद ने जनपद में की गई फूड पेट्रोलिंग, जिसमें एसएसपी मुरादाबाद ने पुलिसकर्मियों को दिए गए दिशा निर्देश, तमाम तरह के निर्देश दिए हैं और निकाय चुनाव के मद्देनजर एसएसपी ने पेट्रोलिंग की है। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शारिक। मुरादाबाद जनपद में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के द्वारा मुरादाबाद जनपद के कोतवाली व सिविल लाइंस इलाके में पैदल गश्त किया गया। इसके साथ ही संबंधित पुलिसकर्मियों के साथ बैठक भी की गई और कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल मुरादाबाद जनपद में अभी एसएसपी के आने के बाद कई स्थानों पर एसएसपी द्वारा निरीक्षण करने का कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जनपद में आम लोगों के बीच में पहुंचकर फूड पेट्रोलिंग की गई है, साथ ही अपराध नियंत्रण को लेकर भी बैठक की गई है। मुरादाबाद जनपद में लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लोगों के बीच में जाकर लोगों से मुलाकात भी की जा रही है। लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से मुरादाबाद पुलिस की ओर से कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज भी मुरादाबाद जनपद में एसएसपी हेमराज मीणा के द्वारा कई स्थानों पर निरीक्षण किया गया, कई थानों पर जाकर लोगों से मुलाकात की गई और पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश देने का काम किया है। मुरादाबाद से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद शारिक। अमरोहा में युवती प्रेम से मंदिर में शादी कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। आपको बता दें कि वहीं वायरल वीडियो में युवती ने कहा कि मैं बालिग हूं और अपने मौलिक अधिकारों को जानती हूं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ आर्य समाज मंदिर में पहुंचकर शादी रचाई है और उसके बाद उसने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें उसने अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के एक गांव का है, जहां की रहने वाली प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ शादी रचाने के बाद मंदिर परिसर से ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल किया, जिसमें उसने कहा है कि वह एजुकेटेड है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है और अपने मौलिक अधिकारों को जानती है, जिसको लेकर उसने अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ मंदिर में शादी रचाई है और अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से इस पर न्याय की गुहार लगाते हुए इन कार्रवाई की मांग की है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गुरुवार को पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा करते हुए बीडीसी मेंबर को आपदा के मद्देनजर 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। देहरादून सचिवालय में पंचायती राज विभाग की एक बैठक हुई। इस बैठक में सीएम धामी ने कई बड़े फैसले लिए। इसमें आपदा राहत के लिए सीएम ने 10-10 लाख रुपए आपदा मद के लिए देने के लिए ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे जो है आपदा में लोगों को जल्दी से राहत मिल सके, इसके लिए भी कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायती राज मंत्री सतपाल जी ने भी कहा कि घरों से निकलने वाले कूड़े का भी इसमें जो है प्रयोग करके लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। कैमरामैन निक्की के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।